नमस्कार। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में 1784 का वर्ष जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष ब्रिटिश संसद ने एक नया अधिनियम लागू किया और इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। 1773 में जो एक्ट आया था उस एक्ट को बड़ी ही जल्दबाजी में पेश किया गया था और उसकी कमियों को ख़त्म करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था। इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण जो था उसको भी संसद ने अपना विस्तारित किया था। 1773 के आने तक, जैसा कि हम जानते हैं, कंपनी जो थी गंभीर वित्तीय संकट में आ गई थी और कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से आर्थिक सहयोग के लिए निवेदन किया था। जो विभिन्न शोध कार्य चल रहे थे उससे पता चला था कि कर्मचारी जो हैं कंपनी के भारतवर्ष में वे भ्रष्ट थे और लाल फीताशाही उनके अंदर विद्यमान थी। उसको समाप्त करने और नियंत्रित करने के लिए ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान किया गया था। इसके माध्यम से नवीन व्यवस्था स्थापित की गई थी जिससे कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया जाए। विशेष बात यह है कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी जो थी अभी भी ब्रिटिश अधिकार में नहीं आई थी, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया जाने लगा था। आनन फानन में लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट इतना अधिक सफल नहीं हो सका और कुछ ही वर्षों में ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह अधिनियम विफल हो गया है। संसद में लगातार इस संदर्भ में बहस चलती थी और अधिकांश सदस्यों का ये मत हुआ करता था कि कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने के लिए और भी अधिक कदम उठाने की आवश्यकता है। संसद में बार बार उठ रही इस मांग के परिणाम स्वरूप 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी पर संसद की पकड़ को और भी शक्तिशाली कर दिया गया। यदि हम इस अधिनियम की धाराओं की बात करें तो इसमें 6 प्राइवी काउंसिलर्स को आश्रित में लाया गया। इस काउंसिल में राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ये दोनों शामिल थे और इन दोनों को भारतीय मामलों का आयुक्त भी बनाया गया था। इसमें यह भी प्रावधान था कि इसके कम से कम 3 सदस्य एक बोर्ड बनाएं या फिर परिषद बनाएं और इस अधिनियम की शक्तियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ये जो परिषद बननी थी, जिसे हम एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, इस एग्जीक्यूटिव की अध्यक्षता, इस एग्जीक्यूटिव बॉडी की अध्यक्षता एक अध्यक्ष के द्वारा की जानी थी और जो भी इस अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा उसको
ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों का मंत्री कहा जाए। सामान्य तौर पर यह व्यवस्था दी गई थी कि जो भी अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा उसमें प्राथमिकता सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अथवा उसकी अनुपस्थिति में चांसलर ऑफ एक्सचेकर के द्वारा निभाई जाएगी। इन केस विशेष परिस्थितियों में यदि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी नहीं है, चांसलर ऑफ एक्सचेकर भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका प्राइवी काउंसिल थी, इसमें जो वरिष्ठतम सदस्य होगा वह अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा। ये जो परिषद थी, इस परिषद के अधिकारों को पिट्स इंडिया एक्ट में पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया था। जॉन की लिखते हैं कि परिषद कंपनी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र की सरकारों का अधीक्षण करेगी, उन्हें निर्देशित करेगी और उन्हें नियंत्रित करेगी। इट हैज टू सुपरिंटेंड, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एरियाज गवर्न बाय कंपनी। ये जो परिषद थी वह कंपनी के नागरिक, सैन्य तथा राजस्व से संबंधित क्रियाओं और कार्यों पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखने वाली थी। ये जो परिषद थी इसको एक मुख्य सचिव भी प्रदान किया गया था। पहले से अस्तित्व में गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों को घटा दिया गया था, सदस्यों की संख्या को घटा दिया गया था। अब मात्र गवर्निंग काउंसिल में 3 ही सदस्य रहने वाले थे। जो भी स्वतंत्रता मद्रास प्रेसिडेंसी या बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को मिली हुई थी, उस स्वतंत्रता को भी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो एक तरफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स की शक्तियां कम की गई थी, तो दूसरी तरफ गवर्नर जनरल जो फोर्ट विलियम में बैठता था उसकी शक्तियों में बढ़ोतरी कर दी गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके बारे में ये कहा जाता है कि कंपनी और भारत दोनों ही जगह इस एक्ट के आने के उपरांत ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया था। ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप यानी अब वो संसद के प्रति उत्तरदायी हो गए थे और जो सरकारें थीं उनको जवाब देना पड़ सकता था, और इस वजह से कंपनी के मामलों में राजनैतिक दिलचस्पी भी बढ़ गई थी। 1788 में वारेन हेस्टिंग्स पर एडमंड बुर्के ने कई आरोप लगाए थे और उस पर महाभियोग लगा करके कार्रवाई भी की गई थी, और बाद में 1795 को वारेन हेस्टिंग्स दोष मुक्त हो गया था। तो ये जो 1788 में वारेन हेस्टिंग्स पे एडमंड बुर्के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, ये सबके सब राजनीतिक उद्देश्य से प्रभावित थे। और जब 1795 में वारेन हेस्टिंग्स को दोषमुक्त कर दिया गया था, तो उसके पार्श्व में बढ़ते राष्ट्र प्रेम की भावना थी जो इंग्लैंड में उस वक्त बड़ी तीव्रता से विकसित हो रही थी। और इंग्लैंड में ये जो राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित हो रही थी, ये फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव के कारण हो रही थी। और जनमानस जो था वो इस बात में विश्वास कर रहा था कि वारेन हेस्टिंग्स ने जो कुछ भी किया
वह देश के हित में किया और वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि वारेन हेस्टिंग्स पर किसी प्रकार का मुकदमा चलाया जाए या उसको दंडित किया जाए। राजनेता क्या चाहता है? राजनेता खुशी खुशी जनता के जो भाव होते हैं, जनता की जो भावना होती है, उसके अनुसार ही बहते हैं। और वही वारेन हेस्टिंग जो 1788 में, जिस पर बहुत सारे दोषारोपण कर दिए गए थे, वही 1795 में उसी संसद को साफ सुथरा दिखाई देने लगा था, क्योंकि जनभावना जो थी वारेन हेस्टिंग्स के समर्थन में आ गई थी और उसको मुक्त कर दिया गया था। तो कंपनी और भारत में ब्रिटिश राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने लगा था पिट्स इंडिया एक्ट के आने के बाद। वहाँ की सरकारों का इस पर ज़्यादा नियंत्रण हो गया था और इसी प्रभाव के बढ़ने के कारण हम महत्वपूर्ण परिवर्तन ये देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के उपरांत जो भी स्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ वो अभिजात वर्गीय ही रहा। वारेन हेस्टिंग निम्न वर्गीय था, रॉबर्ट क्लाइव निम्न वर्गीय था, किंतु पिट्स इंडिया एक्ट के आने के उपरांत जितने भी गवर्नर जनरल आए सब अभिजात वर्गीय हुए। यह परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। 12 सितंबर 1786 को कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। विकफायर, फ्रैंकलिन और मैरी ने अपने ग्रंथ में बताया है कि कॉर्नवालिस को 1782 में ही भारत का गवर्नर जनरल बनाए जाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन कॉर्नवालिस ने यह शर्त लगा दी थी कि वो भारतवर्ष में कंपनी का गवर्नर जनरल तभी बनेगा जब उसको वहाँ का कंपनी का प्रधान सेनापति भी बनाया जाएगा। इसी क्रम में चलते हुए 1786 में पिट्स इंडिया एक्ट में एक परिवर्तन किया गया और इस परिवर्तन के माध्यम से गवर्नर जनरल को ये अधिकार दे दिया गया था कि काउंसिल के बहुमत वाले निर्णयों पर भी वो अब वीटो कर सकता था। वो अगर ना मानना चाहे काउंसिल के निर्णय को तो ना माने। ये बात विशेष तौर पर कॉर्नवालिस के लिए की गई थी। साथ ही साथ इस परिवर्तन में उसको भारत में कंपनी का सर्वोच्च कमांडर या ब्रिटिश सेनाओं का भारत में सर्वोच्च कमांडर भी नियुक्त कर दिया गया था। अगर इन बातों को, इन परिवर्तनों को यदि देखें तो हम कह सकते थे कि कॉर्नवालिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन ब्रिटिश भारत का वास्तविक शासक बन गया था और ये परंपरा चलती रही। पिट्स इंडिया एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे, ज़्यादातर प्रावधान कभी बदले नहीं गए। 1858 तक वही प्रावधान लगातार चलते रहे। फरवरी 1785 में ही वारेन हेस्टिंग्स भारत छोड़कर चला गया था और इस वक्त तक अगले गवर्नर जनरल की नियुक्ति नहीं हुई थी। लिहाजा मैकफर्सन जो था, सर जॉन मैकफर्सन, वो वरिष्ठ सदस्य थे कार्यकारिणी के। उनको दायित्व सौंपा गया था कि एक नियमित गवर्नर जनरल की नियुक्ति तक वो गवर्नर जनरल का पदभार निभाएंगे।
फरवरी 1785 से सितंबर 1786 तक मैकफर्सन ने इस कार्य को निभाया। मैकफर्सन ने अपने काल में कंपनी के खर्चों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। ये प्राथमिकताएं थीं। उसने मुगल शहंशाह पर भी नियंत्रण स्थापित किया और मैकफर्सन के काल में ही आगरा और दिल्ली पर भी नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। लेकिन मैकफर्सन के बारे में ये बात हम समझ सकते हैं कि वो एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल था, और जो कार्यवाहक गवर्नर जनरल्स होते हैं उनके अधिकार भी सीमित होते हैं। बताया जाता है कि मैकफर्सन के काल में ही महारजी सिंधिया जो था वो बेकाबू हो गया था। बेकाबूत इतनी ज़्यादा थी कि महारजी सिंधिया ने कंपनी तक से चौथ की मांग कर दी थी। यद्यपि मैकफर्सन ने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारतवर्ष में जल्द से जल्द एक स्थायी गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी जाए। लिहाजा 12 सितंबर 1786 को लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस ने कंपनी के गवर्नर जनरल का पदभार संभाला। उन्होंने लगभग 7 वर्षों तक 28 अक्टूबर 1793 तक भारत के गवर्नर जनरल का कार्य बड़ी ही क्षमता के साथ पूरा किया। जैसा कि नाम के साथ लगा हुआ मिलता है, लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस, इससे स्पष्ट हो जाता है कि कॉर्नवालिस अभिजात वर्गीय था, जबकि उससे पहले जितने भी गवर्नर्स हुए या गवर्नर जनरल्स हुए वो सामान्य परिवारों से थे। स्पष्ट है, कंपनी को प्रारंभ में भारतवर्ष में स्थापित करने में जो योगदान महत्वपूर्ण दिया गया था वो सामान्य लोगों के द्वारा दिया गया था, और एक बार कंपनी ने भारत में साम्राज्य स्थापित कर लिया तो फट से अभिजात वर्गीय लोगों ने आकर के उस पर अपना नियंत्रण कर लिया था। कॉर्नवालिस की बात करें, 1757 में बताया जाता है उसने पहली बार ब्रिटिश सेना में अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी। 1762 में वो अर्ल कॉर्नवालिस बना था और साथ ही साथ निचले सदन का सदस्य भी नियुक्त हुआ था। 1776 में अमेरिका में लड़े जाने वाले स्वतंत्रता युद्धों में प्रतिभाग करने के लिए कॉर्नवालिस चला गया था। यद्यपि वो एक सक्षम सेनापति सिद्ध हो रहा था वहाँ पर, और 1780 में बैटल ऑफ कैमडन में उसने अमेरिकी सेना को बहुत बुरी तरीके से पराजित भी किया था। लेकिन 1781 में यॉर्क टाउन के युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं ही अपनी सेना से हथियार डलवा करके पूरा युद्ध ही समाप्त करवा दिया था। इस घटना के पीछे ये माना जाता है कि उसका अधिकारी जनरल क्लिंटन और उसके मध्य में मतभेद उत्पन्न हो गए थे, विवाद उत्पन्न हो गया था, और उसके बाद कॉर्नवालिस वापस ब्रिटेन चला आया था। 1782 में ही उसको भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करने के प्रस्ताव भेजे गए थे। उल्लेखनीय है, विशेष बात है कि 1781 में यॉर्क टाउन की घटना घटित होती है और 1782 में उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाने का प्रस्ताव भेज दिया जाता है। बताते हैं कि सरकार में उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था और इसी वजह से ये घटना घटित हुई थी। 1786 में पिट्स इंडिया एक्ट में उन परिवर्तनों को किया गया
जिनके लिए कॉर्नवालिस चाहता था कि ये परिवर्तन इसमें किए जाएं, तभी वो भारतवर्ष का गवर्नर जनरल बनेगा। और उन परिवर्तनों के बाद ही कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल का पदभार 1786 में आकर के संभाला था। जो भी रहा हो, कॉर्नवालिस ने अपने पूरे 7 साल के कार्यकाल में अपने प्रधानमंत्री या फिर कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन सबके साथ बड़े अच्छे संबंध बना करके रखे, और इन्हीं अच्छे संबंधों के कारण वो उनका विश्वास पात्र बना रहा और भारतवर्ष में अपनी नीतियों को लागू करने में उसे कभी किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं आई, क्योंकि जो हायर अथॉरिटीज लंदन में बैठी हुई थी वो ज़्यादातर उस पर विश्वास व्यक्त करती थी, और जब भी वो कोई नीति लागू करने की कोशिश करता था तो उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करते थे, स्वेच्छा से उसे स्वीकृत कर दिया करते थे। दूसरी ओर कॉर्नवालिस को भी पता था कि यदि वो इस नीति को या इस आदेश को जारी करना चाहता है तो उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बनकर भारतवर्ष में आया तो सबसे बड़ी समस्या जो थी, 2 समस्याएं चल रही थी। एक तो कंपनी के अधिकांश कर्मचारी भ्रष्ट थे, और दूसरी समस्या जो कर्मचारी थे उनमें योग्यता की कमी थी। कॉर्नवालिस जब भारतवर्ष आया तो उससे पहले ही उनके जो कर्मचारी हैं उनमें सुधारों के प्रयास चालू हो चुके थे। वारेन हेस्टिंग्स ने यही काम किया था, और जैसा अपने कई पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि जो कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे वो वास्तव में व्यापारिक या वाणिज्यिक उद्देश्यों के तहत नियुक्त होते थे। उन्हें नागरिक प्रशासन की कोई भी जानकारी नहीं होती थी। तो ये लोग अब चूंकि उनके पास साम्राज्य स्थापित हो चुका था, अब उनको नागरिक प्रशासन भी देखना पड़ रहा था। अब इसके लिए वो प्रशिक्षित नहीं थे, और कॉर्नवालिस भी इस बात को समझ रहा था। कॉर्नवालिस से पहले हेस्टिंग्स ने पाया था कि कम वेतन होने के कारण योग्य लोग जो हैं कंपनी की सेवा में आने को तैयार नहीं होते थे, और कम वेतन होना ही उनके द्वारा निजी व्यापार किए जाना या फिर भ्रष्ट आचरण किया जाना, ये दोनों कारण थे, क्योंकि उनका वेतन कम था। ये दोनों निष्कर्ष हेस्टिंग्स ने पहले ही निकाल लिए थे। यद्यपि उसमें सुधार भी करना चाहता था, लेकिन हेस्टिंग्स को इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। कॉर्नवालिस को ये स्वतंत्रता प्राप्त थी, और कॉर्नवालिस ने सबसे पहला कदम उठाया, उसने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया। चूंकि कंपनी आर्थिक समस्या का सामना कर रही थी, अतः यह कैसे संभव होता, उसके लिए कॉर्नवालिस ने पदों की संख्या कम कर दी। तो एक तरफ उसने वेतन तो बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ उसने सेवा शर्तें भी लागू कर दी, जिसमें रिश्वत लेना या निजी व्यापार करना, इन दोनों चीज़ों पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। अब उसके कर्मचारी यह कार्य नहीं कर सकते थे, गैर कानूनी घोषित कर दिया था। प्रत्येक कर्मचारी जो भी नियुक्ति पाने वाला होता था, उसके लिए यह आवश्यक कर दिया गया था कि वो अपनी संपत्ति का खुलासा कर दे, ताकि भविष्य में उसकी संपत्ति यदि बढ़ती है तो उस पर प्रश्न किया जा सके। कॉर्नवालिस जो था वो योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने के पक्ष में था। अगर कंपनी की दशा सुधारनी थी तो योग्य व्यक्तियों को ला करके
नियुक्त करना था और इसके लिए वो किसी भी प्रकार की सिफारिश को साफ साफ इनकार कर देता था। यहाँ तक बताया जाता है कि नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष डुंडास की एक सिफारिश को उसने इनकार कर दिया था और कहा जाता है कि वेल्स के राजकुमार की भी सिफारिश को नकार दिया था। लेकिन योग्यता बहुत स्पष्ट शब्द है और योग्य ही व्यक्ति को नियुक्त करना है तो उसमें ज़्यादातर यूरोपीय लोग जो होते थे वही नियुक्तियां प्राप्त कर पाते थे। भारतीय कितना भी कोशिश कर लें वो उच्च पदों पर नहीं जा सकते थे क्योंकि योग्यता का प्रश्न था। यद्यपि इसके लिए कॉर्नवालिस की आलोचना भी की गई कि वह जानबूझकर भारतीयों को अस्वीकृत कर देता है योग्यता के नाम पर। यह बात भी सही थी और इसके ऊपर आरोप लगने का कारण ये था कि कॉर्नवालिस स्वयं अभिजात वर्गीय था और अभिजात वर्गीय होने के कारण जातीय श्रेष्ठता में विश्वास रखता था। हर हालत में वो भारतीयों को यूरोपियों से निम्न ही मानता था। कॉर्नवालिस भी कंपनी की पुरानी जो नीति थी उस पर विश्वास कर रहा था, यानी कि जो कंपनी की नीति चल रही थी वो नीति यह थी कि कंपनी के जो खर्चे हैं उन खर्चों को कम किया जाए। 1787 में प्रारंभिक स्तर पर उसने जो सुधार किए उनका उद्देश्य भी यही था कि कंपनी के खर्चे कम कर दिए जाएं। बंगाल सूबे के जिलों की संख्या 35 हुआ करती थी जिसको घटा करके उसने 23 कर दी थी। कलेक्टरों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया था। वो राजस्व के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश के अधिकार भी प्राप्त कर गए थे। लेकिन कलेक्टरों पर यह भी प्रतिबंध था कि एक समय पर वो एक ही अधिकार का प्रयोग कर सकते थे। कॉर्नवालिस ने एक रजिस्ट्रार नाम के अधिकारी की भी नियुक्ति की थी और ये जो रजिस्ट्रार हुआ करता था ये क्या काम करता था कि कलेक्टर जो होते थे कि जब कलेक्टर जिला न्यायाधीश की हैसियत से काम कर रहे होते थे तो उनको ये अनुमति प्रदान की गई थी कि 200 रुपये तक के मामले जो होते थे वो रजिस्ट्रार को सुनवाई के लिए सौंप सकता था। रजिस्ट्रार उस पर निर्णय करता और लेकिन निर्णय करने के बाद उसको उस निर्णय पर कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता यानी पुष्टि की आवश्यकता पड़ती थी। कॉर्नवालिस ने फौजदारी अदालतों में भी सुधार किए थे। सदर निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफ़र कर दिया था और ये अनिवार्य कर दिया था कि सप्ताह में कम से कम एक बार इसकी बैठक जरूर होगी। अब सदर निजामत अदालत पर से नवाब का नियंत्रण समाप्त हो गया था और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल इन काउंसिल का नियंत्रण प्रारंभ हो गया था। जो मुख्य निजामत अदालतें थीं उनको ये अधिकार दे दिया गया था कि वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की अदालत में दया याचिकाएं भेज सकते थे। दया याचिकाओं के निस्तारण के लिए काजी और मुफ्ती तैनात किए गए थे। इसके अतिरिक्त सर्किट कोर्ट्स की भी स्थापना कॉर्नवालिस के काल में की गई थी। ये पटना, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता और ढाका में कुल 4 थी। उनकी स्थापना भी कॉर्नवालिस के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। ये जो सर्किट कोर्ट्स हुआ करते थे इनकी अध्यक्षता कंपनी के 2 अंग्रेज अधिकारी किया करते थे।
और ये इनको सहयोग करने के लिए एक काजी और एक मुफ्ती तैनात किया जाता था और ये काजी और मुफ्ती गवर्नर इन काउंसिल के द्वारा नियुक्त होते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये हटाए नहीं जा सकते थे। अगर इनका कार्य संतोषजनक नहीं होता था तो यह व्यवस्था भी थी कि उनको हटाया जा सकता था। जैसा कि हमने देखा, कॉर्नवालिस भी कंपनी के खर्चों को कम करने का प्रयास कर रहा था, इसलिए उसने कलेक्टरों को अतिरिक्त प्रभार दे दिए थे, जिसमें एक मजिस्ट्रेट का प्रभार भी कलेक्टर को दे दिया था। और इसके माध्यम से कलेक्टर इस बात के लिए अधिकृत हो गए थे कि वो अवांछित तत्वों को पकड़ सकें और खुद ही दंड भी दे सकें। किसी भी संदिग्ध को वो पकड़ सकते थे, बेकसूर पाए जाने पर उसे छोड़ सकते थे, कसूरवार पाए जाने पर उस पर अर्थदंड लगा सकते थे और कभी कभी कसूरवार होने के बावजूद भी उसको जमानत पर छोड़ने का प्रावधान कर सकते थे। कॉर्नवालिस ने जजों को अच्छा वेतन देने का भी प्रावधान किया था, उनके वेतन को भी बढ़ा दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो इनके काल की रही उसको कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है। 1 मई 1793 को लगभग 48 नियमों को लागू किया गया था और इन 48 नियमों को संयुक्त रूप से कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है। ये जितने भी नियम थे ये इंग्लैंड से आयातित नहीं थे। ये बताए जाते हैं कि 1772 से लेकर 1790 के बीच में जो विभिन्न शोध कार्य चल रहे थे और विभिन्न अनुशंसाएं हुआ करती थीं, उन अनुशंसाओं के आधार पर विकसित हुए नियम थे। इसी में स्थायी बंदोबस्त भी सम्मिलित था। रेगुलेशन नंबर 1, 2, 8, 14 ये स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे। इसी में कलेक्टर के न्यायिक अधिकार समाप्त करके प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया था। जो जिला न्यायाधीश या जिला जज होता था उसके पद को कलेक्टर से ऊपर कर दिया गया था। जिला जज के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी हुआ करती थी। कलेक्टर के अधीन जो राजस्व न्यायालय हुआ करते थे, कोर्ट, सिविल कोर्ट्स हुआ करते थे, रेवेन्यू कोर्ट्स हुआ करते थे, उन रेवेन्यू कोर्ट्स को समाप्त करके अब जिला जज के न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस तरीके से जो कलेक्टर होता था उसका काम अब केवल राजस्व संग्रह करने के लिए रह गया था। इतना ही नहीं, माल बोर्ड के जो न्यायिक अधिकार हुआ करते थे उनको भी कॉर्नवालिस ने समाप्त कर दिया था। यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों को अलग करने की प्रक्रिया कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ की गई थी, जो कि एक प्रजातांत्रिक देश की विशेषता होती है। न्यायिक अधिकार जो थे वो ज़्यादातर जुडिशरी को सौंपने का प्रयास किया गया था। अब चूंकि रेवेन्यू कोर्ट जो थे उनके अधिकार जो थे वो सब जुडिशरी को दे दिए गए थे, अतः हर जिले में दीवानी अदालतें स्थापित की गई थी। प्रांतीय अदालतें जो हमने आपको बताया, उन प्रांतीय अदालतों को पटना, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता और ढाका में स्थापित किया गया था रेगुलेशन संख्या 4 और 5 के माध्यम से। लेकिन कलकत्ता में जो सदर दीवानी और फौजदारी के न्यायालय थे वो सर्वोपरि थे, उनकी स्थिति सबसे ऊपर हुआ करती थी। हमने देखा था कि एक अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया था और उस अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों
के ऊपर किसी भी प्रकार का वाद या फिर मुकदमा दायर करना वर्जित कर दिया गया था और ये अभी तक चल रहा था 93 तक। लेकिन कॉर्नवालिस ने रेगुलेशन नंबर 28 लाया, क्योंकि वो चीज़ें उनके कर्मचारी भ्रष्ट हैं, उनके कर्मचारी लाल फीताशाही से ग्रसित हैं, वे गलत कार्य कर रहे हैं। इन सब बातों को अगर रोकना हो तो उनको न्यायिक प्रक्रिया में लाना आवश्यक था और इसी दिशा में कॉर्नवालिस ने रेगुलेशन 28 लाया और अपने कर्मचारी जो थे उनको ओपन कर दिया कि अब कोई भी व्यक्ति उनके विरुद्ध कोई भी मुकदमा उच्च न्यायालय में दायर कर सकता था। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। अदालती फीस जमा करने की बाध्यता को समाप्त कर दिया था और जो लॉयर सिस्टम था, वकीलों का सिस्टम, ये सिस्टम कॉर्नवालिस के काल में अस्तित्व में आया था। इससे पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय में एक वकील के तौर पर हाजिर हो सकता था। इस चीज को अब कॉर्नवालिस ने समाप्त कर दिया था। अब इस व्यवस्था के लिए वेतनभोगी वकील नियुक्त किए गए थे। इसके लिए लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था लागू कर दी गई थी और ये व्यवस्था अभी तक चल रही है। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि संभवतः ये व्यवस्था ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इन्हीं वकीलों के द्वारा ज़्यादा हमारी न्यायपालिका को नुकसान हो रहा है। यद्यपि कॉर्नवालिस इस तरह की बिचौलिए यानी वकीलों के आने के दुष्परिणामों को भी समझ रहा था और इसलिए उसने वकीलों द्वारा मनमानी फीस ना ली जाए, उसको रोकने के लिए न्यायालय में ही फीस जमा करने की व्यवस्था लागू कर दी थी। दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे वादे जो 50 रुपए तक होते थे, उनको निपटाने के लिए भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। ये रेगुलेशन 40 था और यही वो अधिकारी हैं जिनको मुंसिफ कहकर पुकारा गया। मुंसिफ जो होते थे वो अपने निर्णय स्वतंत्र नहीं कर सकते थे, उनको दीवानी अदालतों की निगरानी में रखा गया था। रेगुलेशन 38 के माध्यम से यूरोपीय लोगों द्वारा स्थानीय लोगों को ऋण देने या उनकी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि भ्रष्टाचार का एक यह भी पहलू था। इसके अतिरिक्त रेगुलेशन 17 महत्वपूर्ण था। राजस्व की उगाही करते समय शारीरिक उत्पीड़न करना एक पुरानी परंपरा थी। कोड़े मार देना, इस तरह की चीजें जब वसूली करने जाते थे वो कहते थे तो पुरातन व्यवस्था है, मुगलों के समय से चली आ रही है, वही हम भी कर रहे हैं। लेकिन कॉर्नवालिस ने रेगुलेशन 17 लाया और उसमें उसने प्रावधान कर दिया कि अगर कोई राजस्व वसूली में विवाद उत्पन्न होता है तो वह मामला न्यायालय के संज्ञान में लाया जाएगा, आप सीधे सीधे उसमें किसी तरह का दंड नहीं दे सकते हैं। एक समस्या और चलती थी। जमींदार परिवार जो थे, चाहे हिंदुओं के हों चाहे मुस्लिमों के हों, वे लोग आनुवंशिकता के नियमों में फेरबदल किया करते थे। कारण होता था कि भूमि का बंटवारा ना हो सके। इसके लिए वो उत्तराधिकार सबसे बड़े जीवित पुत्र को दे दिया करते थे। कॉर्नवालिस ने इसका भी संज्ञान लिया। यद्यपि उसने उत्तराधिकार के नियम जो हिंदुओं में होते थे या जो मुस्लिमों में होते थे, उन नियमों को कानूनी मान्यता भी प्रदान कर दी थी। दीवानी और फौजदारी न्यायालयों को यह अधिकार दे दिया गया था
कि वो स्थानीय परंपराओं के अनुसार न्याय प्रदान कर सकते थे, और इसको और भी स्पष्ट किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। इसके लिए हिंदू या मुस्लिम विशेषज्ञों का सहयोग लेने की छूट इन न्यायालयों को दे दी गई थी। मुस्लिम न्याय व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन किया गया था, यानी मुस्लिम लॉ जो सिस्टम था उसमें परिवर्तन करने की सिफारिश की गई थी, मार्गदर्शन किया गया था। इसमें हत्या आरोपी की मंशा देखे जाने का प्रावधान कर दिया गया था। पहले क्या होता था कि किस हथियार का, कितना घातक हथियार का उपयोग किया गया, ज्यादा घातक हथियार का उपयोग किया गया तो उसको ज्यादा दंड देते थे, कम घातक हथियार का प्रयोग किया गया तो उसको कम दंड देते थे। ये जो पुरातन व्यवस्था थी, इस पुरातन व्यवस्था को कॉर्नवालिस ने बदल दिया। अब क्या करता था, अब उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि अगर कोई हत्या आरोपी है तो उसकी मंशा को देखा जाए, किस मंशा से वो हत्या कर रहा था। इसके अतिरिक्त एक रक्त का मूल्य की परंपरा चला करती थी, उस परंपरा को भी समाप्त कर दिया गया। मतलब यदि किसी के द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है तो उसका परिवार उससे कुछ पैसे मांग सकता है, और अगर वो पैसे वो दे देता है तो वो मुक्त हो जाता है। ये जो परंपरा थी रक्त का मूल्य, ये परंपरा भी समाप्त कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त एक और समस्या चलती थी, गवाहों की धर्म को महत्व दिया जाता था, वो महत्व भी अब समाप्त कर दिया गया था। बहुत सारे करों को, जिनको शेयर कहते हैं, उन करों को वारेन हेस्टिंग्स ने भी समाप्त किया था। कुछ बचे हुए वाणिज्यिक कर भी थे, उन करों को, बाकी जो बचे हुए थे उनमें से कईयों को कॉर्नवालिस के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। जो जमींदार हुआ करते थे उनके न्यायिक प्रशासन के अधिकार अभी भी चल रहे थे, और कॉर्नवालिस ने रेगुलेशन 22 के माध्यम से जमींदारों के जो न्यायिक प्रशासन के अधिकार थे उन अधिकारों को अब समाप्त कर दिया था। जिलों में थानों की स्थापना कर दी गई थी, और थाने का इंचार्ज दरोगा कहलाता था। सामान्य तौर पर हर दरोगा के अधीन 20 सिपाही रहा करते थे, और ये जितने भी थाने हुआ करते थे ये सब जिला मजिस्ट्रेट के तहत काम करते थे। तो इस तरीके से जमींदारों का अब न्यायिक प्रशासन का जो कार्य हुआ करता था वो अब समाप्त हो गया था। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था, काजी की जो अदालतें हुआ करती थी उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। अब काजी का केवल इतना काम रहता था कि कुछ अभिलेखों को वो सत्यापित कर सकते थे, और मुस्लिम विधानों के तहत होने वाली शादियों की अध्यक्षता कर सकते थे, उनको अप्रूव कर सकते थे। कॉर्नवालिस संहिता का एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम था, संपत्ति की सुरक्षा हेतु पंजीकरण आवश्यक कर दिया गया था। आप रजिस्टर करा लीजिए अपनी संपत्ति को, और हर कलेक्टर को यह आदेश कर दिया गया था कि 5 वर्ष तक पंजीकरण पंजिका उसे हर हालत में रखना होगा। इसमें जो पंजीकरण पंजिका होती थी, इसमें भूमि की बिक्री, भूमि का हस्तांतरण या फिर अन्य लेखा जोखा, ये सब सुरक्षित रखने के आदेश कलेक्टर को दे दिए गए थे। एक और समस्या थी, कलकत्ता में कंपनी का सबसे बड़ा माल गोदाम हुआ करता था। यहाँ से जो सामान होता था वो यूरोप भेजा जाता था। यहाँ एक परंपरा जो थी वो ये थी कि यह सामान ठेकेदारों द्वारा खरीदा जाता था और उन्हीं के द्वारा बेचा जाता था। ठेकेदार क्या करते थे, इनके दामों में भारी हेराफेरी करते थे, और इस प्रकार से वो भारी मुनाफाखोरी भी करते थे। कॉर्नवालिस को यह बात संज्ञान में लाई गई थी।
और उसने परिषद के सदस्यों को देखा कि वे निष्क्रिय साबित हो रहे हैं, लिहाजा उनकी संख्या 11 से घटा करके अब 5 कर दी थी और सामान की खरीद फरोख्त करने की जिम्मेदारी वाणिज्यिक रेजिडेंट और अभिकर्ताओं को सौंप दी थी, एजेंट्स बना दिए थे। ये जो रेजिडेंट और अभिकर्ता हुआ करते थे, इन लोगों की जिम्मेदारी होती थी वे गांव में स्वयं जाएं, सामान की गुणवत्ता देखें और सामान खरीदने का आदेश करें। कॉर्नवालिस के द्वारा जो न्यायिक सुधार किए गए या वेतन बढ़ाए गए या नई व्यवस्थाएं लागू की गई, वे उनको यदि देखा जाए तो इससे कंपनी के व्यय में कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी होगी। जबकि कॉर्नवालिस को प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई थी कंपनी के व्यय को कम करने की, लेकिन कॉर्नवालिस ने इस तरह के भी सुधार किए जिनसे कंपनी पर व्यय का बोझ बढ़ा। और इसीलिए कहते हैं कि कॉर्नवालिस जो था उसको ज़्यादा फ्री हैंड दिया गया था इन परिवर्तनों को या कंपनी की स्थिति में सुधार करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स के मुकाबले। ये सब काम वारेन हेस्टिंग्स भी कर सकता था, लेकिन उस पर बहुत दबाव रहता था। कॉर्नवालिस से जब यह सवाल किया गया कि आपको आर्थिक बोझ कम करना था, उल्टे आपने आर्थिक बोझ बढ़ा दिया, तो कॉर्नवालिस का स्पष्ट कथन था कि यह व्यय वाजिब है। उसका ये कहना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारी मात्रा में हमें राजस्व प्रदान कर रही थी, अतः वे और भारत के लोग न्याय पाने के अधिकारी थे। योग्य न्याय व्यवस्था शांति और समृद्धि के लिए भी आवश्यक थी और इसलिए कॉर्नवालिस ने अपने द्वारा किए गए सुधारों को वाजिब ठहरा दिया था। धन्यवाद।